जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हेलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों एसएससी एमटीएस की एग्जाम में जो भी हमने एनालिसिस कराया, इसके पहले 2 तारीख को एग्जाम हुआ, 2, 3, 4 को जो भी कई शिफ्टों में परीक्षाएं हुई, उन शिफ्टों में हमारे एनालिसिस से लगातार जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं। चाहे वो नृत्य रहे हो, चाहे वो तमाम तरह के जो है प्राचीन इतिहास का प्रश्न रहा हो, भूगोल का प्रश्न रहा हो, पॉलिटी इकोनॉमी, लगातार दोस्तों जो है इस स्पेशल सीरीज से आप सभी को लाभ पहुंच रहा है। आपका मैसेज भी मुझे मिलता है कि सर आप द्वारा जो है कराए जा रहे जो है सेट से लगातार प्रश्न मिल रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। 8 मई 2023 को अभी तक प्राप्त सभी प्रश्नों की एक कंप्लीट एनालिसिस 100+ क्वेश्चंस करवाऊंगा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं बताए जाते हैं, उन क्वेश्चंस को याद करने के ट्रिक और उनसे उन टॉपिक से रिलेटेड पूरा पूरा निष्कर्ष आपको दिया जाता है, ताकि दोबारा वह जीएस की टॉपिक आपको पढ़नी ना पड़े। कुछ इस कदर जो है कंटेंट को मैप पर मैं बताने की कोशिश करूंगा। जैसे देखिए आपके सामने प्रश्न है, उसको मैप पर और कुछ इस तरह इमेजेस के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से डिजाइन किया गया है। तो चलिए, अगर अभी तक आपने दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत फीस आपको नहीं देनी है, मात्र जो है निःशुल्क बटन को दबा करके आप हमारा सपोर्ट करना चाहें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से जो समय निकलता है वह बेशकीमती समय मैं आपके लिए या फिर कह लीजिए कि अपने शौक के लिए देने की कोशिश करता हूं, ताकि मैं यूट्यूब पर आकर आपको पढ़ा सकूं, बता सकूं, अपने छोटे भाई बहनों की मदद कर सकूं। तो ऐसे में एक आपका सहयोग बहुत जरूरी है मेरे लिए। तो चलिए देखिए, ये सारे क्वेश्चंस है जो है एशिया महाद्वीप वाला क्वेश्चन आया था, नवरेह फेस्टिवल, सती प्रथा, तमाम तरह के क्वेश्चन है। तो कुछ क्वेश्चंस का मैं थंबनेल लगा देता हूं, लेकिन सारे क्वेश्चंस यहां लिख पाना संभव नहीं है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वीडियो को लाइक करके आगे बढ़िए। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। बहुत ही स्पीड में दोस्तों करवाऊंगा, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा यहाँ पर, कम समय में एग्जाम का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, तो रटेंगे जिंदगी भर, याद नहीं होगा। मैप पर देख लेंगे, कुछ तो याद रहेगा, 100% नहीं तो कुछ तो याद रहेगा। अब यह देखिए, यहां पर मैंने दे रखा है, जिसको पढ़ना है वो यहां से पढ़ ले, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप यहां आइए। ये देखिए येलो कलर से पूरा घिरा हुआ एरिया, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, हर एक बच्चा तैयारी करने वाला समझता है। लेकिन अब समझिए यहाँ पर प्रश्न क्या है। अगर यही प्रश्न आया था तो एक्चुअल में यह प्रश्न आसान था, सबने सही किया होगा। दूसरे नंबर की बात करें तो अफ्रीका यहाँ पर बीच में आपको देख रहा होगा, जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। एक ऐसा कॉन्टिनेंट जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। उच्च ताप होने की वजह से यहाँ की जलवायु भी लगभग उष्ण है, तथा यहाँ पर मरुस्थल वगैरह ज्यादा पाए जाते हैं, ये सब आप जानते हैं। इसके बाद ये तो रहा आपका दूसरे नंबर पर, मैं यहाँ पर नंबरिंग करता हूं ताकि आपके माइंड में डेटा सेट होता जाए। यह नंबर 1 आकार में, और यह नंबर 2 अफ्रीका महाद्वीप हो गया। इसके बाद उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे, यहां पर देखिए नंबर 3, यह जो है उत्तरी अमेरिका नंबर 3 पे आएगा, उत्तरी अमेरिका। इसके बाद आएगा जो है 4 पर, यह देखिए दक्षिणी अमेरिका नीचे है। इसके बाद अंटार्कटिका आ जाएगा जो है 5 पर, जो है अंटार्कटिका आपका आ जाएगा। और 6, 7 की बात करेंगे तो 6 पर दोस्तों यूरोप, और 7 पर ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा महाद्वीप, ओशिनिया का भाग है, आप इसको जानते हैं, हिंद महासागर के बगल में, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। तो यह सातों महाद्वीप अच्छे से मैं कहूंगा एक बार देख लीजिए। इस बार तो दोस्तों इजी पूछ दिया, लेकिन अगली बार मुझे उम्मीद है कि तीसरा चौथा पूछेगा, या दूसरा पूछेगा, या हो सकता है छठा पूछे, क्योंकि सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया सबको याद है, लेकिन बीच वाले में कंफ्यूजन होता है। लेकिन इस मैप को 2-3 बार देख लेंगे तो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नवरेह फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? वेयर इज नवरेह फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो अब समझिए, नवरेह और नवरोज दो फेस्टिवल हैं, यह दोनों परीक्षा में आते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। अगर नवरेह की बात करें, अगर इसमें ह लगा हुआ है नवरेह, तो जम्मू कश्मीर का नवरेह जो है त्योहार है, चंद्रवर्ष के रूप में मनाया जाता है। चैत्र नवरात्र का प्रथम दिन होता है, जो है यह फेस्टिवल आपके सामने है। लेकिन एडिटर साहब आज हमारे बहुत खुश रहे, बेहतरीन फोटोज आपके लिए लगाए हैं, लेकिन आप इन नजारों पर ध्यान न दीजिए। आपसे निवेदन है कि आप जो है कंटेंट पर ध्यान दीजिए। बिल्कुल, यह पारसी समुदाय का त्योहार है, नवरोज जिसे कहा जाता है। क्योंकि नवरोज शब्द ही आपको लग रहा होगा कि पारसी शब्द है। इसका मतलब होता है नवरोज का नया दिन। यह ईरानी नववर्ष का नाम है, जिसे फारसी में नया साल के रूप में मनाया जाता है, तथा ईसाइयों द्वारा, पारसी समुदाय द्वारा दुनिया भर में मनाया जाता है। बाकी ईसाई कैसे हैं वो आप देख करके कमेंट में हमें बताइए। बाकी दोनों त्योहार याद रखेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ हमें नहीं क्रिएट करना, थोड़ा सा भी। अगर ह लगा है तो हिंदी, ह से नवरेह, जम्मू कश्मीर वाला अपना, और जो लगा है नवरोज लग गया है
तो विदेशियों वाला हो जाएगा नवरोज। इमेज लगाएं ताकि भूले ना आपको, समझिए। अलाउद्दीन खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अलाउद्दीन खान इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? उस्ताद अलाउद्दीन खान की बात करें तो 1862 जो है, अब समझिए होता क्या है, एक बहुप्रसिद्ध सरोद वादक थे, साथ ही अन्य वाद जो है यंत्र भी बजाने में पारंगत थे, लेकिन यह है अलाउद्दीन खान साहब को आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यह तो प्रश्न में पूछ दिया, मैं बोलता हूं जो पूछ दिया है उसको बहुत रटने से काम होने वाला नहीं है, उसके रिपीट करने के चांसेस 1% है, लेकिन उससे बनने वाले अन्य प्रश्नों के आने के चांसेस 99% है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं, शिव कुमार शर्मा संतूर, ठाकुर भीखम सिंह मृदंग, बिस्मिल्लाह खान फेमस है शहनाई वाले, और जाकिर हुसैन तबला जानते हैं, पूछा है। अमजद अली खान कई बार पूछा हुआ है, यह सरोद वाले अमजद अली खान। अब अगले प्रश्न की तरफ चलिए। सती प्रथा, अब यह तो मैं क्या ही कहूं कि राजा राममोहन राय और विलियम बेंटिंग और इनकी सती प्रथा, यह इन तीनों से चाहे एसएससी एमटीएस में, चाहे एसएससी जीडी में, चाहे सीएचएसएल में 2023 का सबसे पसंदीदा टॉपिक। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के समय में किया गया था? ड्यूरिंग विच गवर्नर जनरल वाज द प्रैक्टिस ऑफ सती प्रथा एबोलाइज्ड? कब एबोलाइज किया गया था? सती प्रथा का प्रमाण जो है दोस्तों गुप्त काल से मिलता है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तथा 1928 में राजा राममोहन राय और विलियम बेंटिंग, देखिए विलियम बेंटिंग की अगुवाई में राजा राममोहन राय जैसे भारतीय समाज सुधारकों ने के अथक प्रयास से इसे जो है विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया, या फिर अमान्य घोषित कर दिया गया कानून बनाकर। क्योंकि राजा राममोहन राय सामाजिक सहयोग दिए और विलियम बेंटिंग राय प्रशासनिक सहयोग दिए संवैधानिक रूप से, तो कुल मिलाकर इन दोनों लोगों के सहयोग से भारत से एक कह लीजिए कि कुख्यात या बहुत बुरी प्रथा, जो सती प्रथा आप इमेज देख पा रहे होंगे, इसको समाप्त कर दिया गया। अब इसी से एक दो प्रश्न और बन सकते हैं, जैसे आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती। आर्य है दयावान, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, प्रार्थना आत्मा से होती है आत्माराम पांडुरंग। बाकी मैंने पीछे के एनालिसिस में पूरे समाज और उनके संस्थापकों के बारे में कवर कराया है। एसएससी एमटीएस की इसके पहले वाली जो टोटल सीरीज थी उसको भी आप देख लीजिए, मेरा निवेदन है, क्योंकि उसको भी मैंने पूरा अच्छे से कवर करवा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑथ ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? अब समझिए किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो शपथ की बात करें तो अनुच्छेद 60 के अनुसार प्रत्येक राष्ट्रपति जो है अपने जो है कार्य और दायित्वों के लिए शपथ लेगा। आप इसके बारे में जानते हैं, मैंने डेटा यहाँ दिया है। लेकिन प्रश्न क्या बनता है दोस्तों कि राष्ट्रपति के अनुच्छेद से 1 नंबर रोज आता है, और ट्रिक बहुत फेमस है, आपने जरूर पढ़ा होगा अपनी कोचिंग क्लास या अलग अलग जगहों पे। पकानिको का द्वियोदशम, फिर से रिवाइज कर लीजिए। प से पद अनुच्छेद 52, का से कार्यपालिका का प्रधान 53, नी से निर्वाचन अनुच्छेद 54, को से कोटा 55, का से कार्यकाल की बात 56, और दू से दोबारा नियुक्ति हो सकती है अनुच्छेद 57, यो से योग्यता 58 में, दशा एवं शर्तें 59 में, और शपथ आज पूछा हुआ था 60, और अंत में महाभियोग 61 में लगाया जाता है। तो पक्का एक बार तो आप पूरे अनुच्छेदों को याद करेंगे, नॉर्मली पढ़ लीजिए। देखिए तुरंत ट्रिक से कभी याद नहीं होगा, मैं हमेशा वो भूल जाएगा, लेकिन एक बार राष्ट्रपति का पद 52 में है, कार्यपालिका का प्रधान 53 में है, इन सबको नॉर्मल एक बार याद करने की कोशिश करिए। अब अगर एक बार आप इनको पढ़ लेते हैं, अब भूलता है कि कौन किस में है, तो पकानिको का द्वियोदशम आपको काम में आने वाला है। लेकिन केवल ट्रिक रटेंगे तो काम में आने वाला नहीं है, इस बात की भी गारंटी है, जान लीजिए। केवल ट्रिक से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा कंटेंट आपको याद रहेगा, तो उस पर आप जो है भूले हुए कंटेंट को ट्रिक के माध्यम से रिकवर कर लेंगे। अब समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में कितने वर्ष अंतराल पर जनगणना की जाती है? आफ्टर हाउ मेनी ईयर सेंसस इज डन इन इंडिया? तो भारत में जो है दशकीय जनगणना होती है, इसका पूरा डेटा लीजिए। पहली बार अगर जनगणना, अब इसमें क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, आज ये प्रश्न आया हुआ था, तो मैं इस प्रश्न की पूरी पोस्टमार्टम करने की कोशिश करता हूँ। 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में जनगणना प्रारंभ होती है, लेकिन नियमित दशकीय जनगणना 1881 में शुरू होती है रीपन के समय में। किसके समय में दोस्तों? मेयो रीपन, मेयो रीपन, पहले मेयो फिर रीपन। मेयो 72 में, रीपन 81 में। अब विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, ये तो अलग डेटा है। आजाद भारत की पहली जनगणना की अगर बात करें तो 1951 में, आजादी के जस्ट बाद की जाती है। और 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना थी, आजाद भारत की 7वीं जनगणना थी। 81 से जोड़ेंगे तो 15वीं, और ऐसे जोड़ेंगे तो 7वीं जनगणना। और उसके बाद जनगणना 2011 के आयुक्त जो है सी चंद्रमौली थे, और वर्तमान में 2021 वाली जो हो नहीं पाई उसके आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी नियुक्त किए गए थे, लेकिन कोरोना की वजह से तो गड़बड़ होगी, आप जानते हैं।
और अगर ये जो प्रश्न पूछा था कि कितने वर्ष पे की जाती है, तो इसका डेटा 10 वर्ष आप जानते हैं, 10 की जनगणना हमारे यहाँ चलती है, 11, 21, 31 ऐसे ऐसे चलती जाएगी 10 की जनगणना। जैसे 11 की डेटा आप देख रहे हैं क्योंकि 11 में हुई है और इसके पहले 2001 में जो है हुई थी, तो एक और उसके बाद फिर 11, 10-10 साल करके बढ़ाते जाएंगे। एक और डेटा आया हुआ है करंट अफेयर का कि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022 कहता है कि भारत चीन को पीछे छोड़कर विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। ये भी प्रश्न पूछता है। एक ध्यान रखिएगा कि जनगणना 2011 की थीम क्या है, क्योंकि जब तक 21 वाली हो नहीं जाती है तब तक 2011 वाली ही बार बार आपसे पूछेगा, इसको भी जरा ध्यान रखिएगा। आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यह भी प्रश्न में पूछा हुआ है, थीम क्या है। ये तो डेटा है, स्क्रीनशॉट लीजिए, एक एक लाइन में एक एक प्रश्न छिपा हुआ है दोस्तों। ये जान लीजिए कि छोटा सा बम है, मारेंगे दगेगा जरूर, 1 नंबर दे करके जाएगा आपको। भगत सिंह ने असेंबली में बम धमाका क्यों किया? देखिए बम और बम का क्वेश्चन और जय हिंद लिखिए, ऐसे शेरों के लिए तो एक बार जरूर आप जो है अब समझिए। व्हाई डिड भगत सिंह एक्सप्लोड द बम इन असेंबली? क्यों ही ना करें असेंबली में बम, इनको तो जो है जिन लोगों की असेंबली में इन्होंने बम फेंका, असल में तो उनके सर पर इन्हें जो है बम फेंक देना चाहिए, लेकिन ये भगत सिंह साहब हमारे बहुत ही समझदारी से काम लेने वाले थे। इनका केवल मकसद था असेंबली में बम फेंक कर उन बहरे अंग्रेजों को सुनाई दे, उनकी कानों तक आवाज पहुंचाना। अब क्या कहानी थी, थोड़ा सा जुड़िएगा इतिहास के साथ, मैं 2 मिनट में आपको क्लियर कर दूंगा दोस्तों, एकदम आसान तरीके से। पहले समझिए क्वेश्चन की तरफ। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त के साथ जो है केंद्रीय असेंबली में जो है बम फेंके हैं। बम फेंकने का मकसद किसी को मारना नहीं था, भगत सिंह का मकसद किसी को मारना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा लगाए 2 बिल लाई थी, एक पब्लिक सेफ्टी बिल और एक ट्रेड डिस्प्यूट बिल। इन दोनों का विरोध करना था कि इन लोगों ने कह कह के थक गए, तमाम तरह से पर्चे बांटे, तमाम तरह से आंदोलन चले, लेकिन ब्रिटिश इस बिल को जबरदस्ती पास करना चाहती थी क्योंकि सर्वाधिकार उन्हीं के पास था। तो इन्होंने जो है असेंबली में बम फेंक कर धमाका किया और इस बिल को जो है वापस लेने की मांग की। अब होता क्या है, इतिहास में देखिए दैनिक भास्कर की खबर मैं आपके सामने लगाया हूं, जब अंग्रेजों के बहरे कानों को सुनाने के लिए हुए धमाके। 8 अप्रैल 1929 की घटना है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल का विरोध कर रहे थे। इस बम कांड में भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त को जो है उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन 7 अक्टूबर जो है 1930 को एक कह लीजिए कि सैंडर्स की हत्या वाले मामले में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है फांसी की सजा सुनाई गई। यह भी झूठा मुकदमा इनके ऊपर जो है लगाया गया, क्योंकि यह मुकदमा एक तरह से खत्म हो चुका था, लेकिन इसको फिर से खोल दिया गया क्योंकि अंग्रेजों का मकसद था इनको किसी तरह से भगत सिंह का निपटारा करना, इनको हटाओ अपने रास्ते से, उनका यह मकसद था। तो बेबुनियाद तरीके से कह लीजिए कि जीते हुए मुकदमे को हराने का काम जो है इस तरह से, मतलब बेतरतीब तरीके से करके इनको फांसी दी गई। खैर बहुत सारा तो दोस्तों नहीं बता सकता हूँ, कम समय में अधिक बताने की कोशिश किया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवाहन वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? हु वाज द फेमस रूरल ऑफ सातवाहना डायनेस्टी? तो बार बार सातवाहन वंश पढ़ते हैं लेकिन कभी आपने देखा नहीं है कहाँ। अब ये देखिए भारत का मैप आपको प्रतीत हो रहा होगा, भौतिक मैप है, और इसी मैप पर सातवाहन वंश को दिखाया गया। खोज करके गूगल से मैंने इसको लगाने की कोशिश किया है ताकि ये समझ पाए कि सातवाहन वंश किस क्षेत्र में था। ये जो गुजरात के कच्छ से लेकर के आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जो है तेलंगाना वगैरह वाला जो एरिया था, ये वाला जो एरिया आपका तेलंगाना वगैरह, कुछ एमपी का एरिया, कुछ नीचे जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इस तरह से कुछ इधर का एरिया जो है मुंबई, गोवा वाला, कर्नाटक वाला एरिया, यह जो है सातवाहन वंश का एरिया था। एक आप इमेज आपके दिमाग में बने कि कौन सा क्षेत्र था। तो सातवाहन वंश के पूछा है फेमस शासक की बात, तो शासक तो बहुत सारे हुए, लेकिन फेमस इसमें सिमुक और तथा सप्तकर्णी प्रथम था, और गौतमी पुत्र सतकर्णी को इसका जो है संस्थापक माना जाता है, और वशिष्ठी पुत्र पुली मामी और यज्ञश्री और सातकर्णी इसके प्रमुख राजा थे। अब जो ऑप्शन में आया हो दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा, ऑप्शन तो नहीं मिल पाता है, ये मेमोरी बेस्ड प्रश्न, कोई एग्जैक्ट प्रश्न भी नहीं होते। मैं बार बार कहता हूँ कि कुछ आप ही लोगों द्वारा भेजे जाते हैं, कुछ तमाम जगह से मैं खोज कर ग्रुप से यहाँ वहां से ला करके स्पेशल तरीके से एनालिसिस कराता हूँ ताकि आने वाली परीक्षा में आपके और भी प्रश्न बने तो आप उनको हैंडल कर पाए। तो सातवाहन वंश की स्थापना के बारे में आपने देखा, सिमुक जो है राजा सिमुक ने किया था, गौतमी पुत्र सतकर्णी और इसके बहुत ही एक प्रतापी राजा थे, और बाकी जो ऑप्शन में आया होगा वो सही रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी की वाव का निर्माण किस नदी के किनारे हुआ था? अगर एग्जामिनर ने रानी की वाव का में हाथ लगा दिया है तो 100 रुपए की नोट का प्रश्न आने वाला है जो मैं इमेज में लगाया हूं, अगले शिफ्ट में जान लीजिए। रानी की वाव वाज बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो रानी की वाव की बात करें तो सरस्वती नदी की जो तट पर
गुजरात में जो है, इसको याद रखिएगा, इसके पास चालुक्य वंश के शासकों ने इनका निर्माण करवाया था। 1980 के दशक में भारतीय पुरातत्व संरक्षण ने इसे दोबारा खोज निकाला था। 2014 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल में सूचीबद्ध कर दिया था। ये तो बात रही नॉर्मल बात, लेकिन अब इसमें मेंटोस बात ये है कि रानी की वाव का चित्र जो है दोस्तों, वह किस नोट पर लगा है, कई बार परीक्षा में पूछा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके एग्जाम में अगले में शिफ्ट में यह आ सकता है कि 100 रुपए के नवीन नोट पर रानी की वाव का चित्र लगा हुआ है, इमेज में आप देख सकते हैं। आइए, रोजर फेडरर दोस्तों, अगर इस सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट में जय हिंद लिखिए, थोड़ा सा वीडियो को रोक करके लिख दीजिए और लाइक जरूर करिए। तथा अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें सपोर्ट देने के लिए हमें कोई फीस नहीं, कोई पेड बैच नहीं, कोई इसका हम आपसे कोई कहीं पर पैसा नहीं लिंक भेज कर ले रहे हैं। हम केवल चाहते हैं कि इस फ्री कंटेंट को आपका समर्थन मिले, आप लोगों का सपोर्ट मिले, ताकि मैं और ज्यादा मोटिवेटेड तरीके से कंटेंट आपके लिए ला सकूं कंटिन्यूअस। मैं और मेरे कुछ गवर्नमेंट जॉब में काम करने वाले साथी मिलकर इस कंटेंट को तैयार करते हैं, तमाम तरह से ऑनलाइन ऑफलाइन खोज करके, कुछ बुक्स के माध्यम से, कुछ ऑनलाइन माध्यम से बेहतरीन कंटेंट। कहीं पर कुछ कमी भी रह जाती है तो आप लोगों से उसके लिए मैं माफी भी मांगता हूं कि उसको सुधार हम लोग करने की कोशिश करते हैं। आपका सुझाव हमेशा हमें मिलता है, हम उस पर सुधार भी करते हैं, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में, कुछ टेलीग्राम ग्रुप में इस क्लास को प्लीज शेयर करिए, यह मेरा निवेदन है। 1-2 ग्रुप में आप शेयर करेंगे तो उससे कुछ लोग तो हमसे जुड़ेंगे, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि लोग हमारी क्लासेस को, हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित हैं? रोजर फेडरर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? रोजर फेडरर टेनिस के खिलाड़ी हैं, स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। ये इनका फोटो है, टाटा बाय बाय बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी आप परीक्षा दीजिए। यह इमेज लगा हुआ है। एडिटर महोदय आज हमारे जबरदस्त इमेज लगाए हैं। सेरेना विलियम्स की बात करें, कुछ जो है टेनिस के प्रमुख खिलाड़ी जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती है उनकी उन्होंने कितनी बार जीता है वो तो दिया ही है, खैर ये बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो किस देश के हैं और कौन कौन टेनिस के खिलाड़ी, सबको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। सेरेना विलियम्स अमेरिका की, स्टेफी ग्राफ जर्मनी, राफेल नडाल स्पेन और नोवाक जोकोविक सर्बिया। राफेल नडाल स्पेन याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा हुआ है। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड, यह पूछ दिया। देखिए यह सभी जो है टेनिस से संबंधित खिलाड़ी हैं। ग्रैंड स्लैम किसने कितनी बार जीता है यहाँ दिया हुआ है आपके सामने। रोजर फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम का एकल खिताब अभी तक जीता हुआ है, यह भी प्रश्न याद रखना आप। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? रोजर बेन्नी साहब खूब एसएससी जीडी में भी पूछे गए और अब आपकी पाली में भी आ चुके हैं। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने भारत में क्रिकेट के लिए राष्ट्रीय शासकीय निकाय बीसीसीआई है जो है बोर्ड के समान तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के द्वारा यह पंजीकृत किया गया। तो 1928 में इसका गठन किया गया था। और रोजर बिन्नी पूर्व क्रिकेटर जो हैं वह बीसीसीआई के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। इनका इमेज है, क्योंकि अब होता क्या है कि स्पेशल प्रश्न जब खत्म हो जाते हैं, जैसे एग्जाम की शिफ्ट आगे बढ़ने लगती है, वैसे वैसे रिपीटेड प्रश्न आना शुरू हो जाते हैं। तो जिनका एग्जाम बाद में, उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वह इसे अच्छे नंबरों से जरूर क्रैक कर सकते हैं। तत्वबोधिनी सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर तत्वबोधिनी सभा वाज फॉर्म्ड? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर ने कलकत्ता में 6 अक्टूबर 1829 को की थी। आरंभ में इसका नाम समझिएगा, आरंभ में इसका नाम तत्वरंजनी सभा था। यह ब्रह्म सभा से टूटकर, ब्रह्म समाज जो थी जो है राजा राममोहन राय वाली, उसी से जो है टूटकर अलग हुए कुछ लोगों द्वारा स्थापित किया गया एक संघ था। बाद में इसका नाम तत्वबोधिनी सभा कर दिया गया। 1859 में पुनः इस सभा का जो है ब्रह्म समाज में विलय कर दिया गया। और जो है देवेंद्र नाथ टैगोर साहब आपके सामने यहाँ उनका इमेज जो है लगा हुआ, आप इसको देख सकते हैं। 1 नंबर यहाँ से जरूर मिलेगा। अब इसमें पूछने का चांस क्या बनेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट, कि तत्वबोधिनी सभा किस सभा से अलग हुए लोगों द्वारा स्थापित की गई थी, या तत्वबोधिनी सभा पुनः कब ब्रह्म समाज में मिल गई। ये दोनों, ब्रह्म समाज का तत्वबोधिनी सभा से सीधा रिलेशन था, इसको याद रखिएगा। या पूछेगा तत्वबोधिनी सभा किस अन्य समाज से संबंधित थी, तो ब्रह्म समाज। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, करंट की दृष्टि से भी, जीके की दृष्टि से भी। I2U2 क्या है? व्हाट इज द I2U2? तो I2U2 मैप पर देखिए, इस डेटा को यार रटने की कोशिश मत करिए, रटते रटते दोस्तों आज तक बहुत समय गुजर गया लेकिन याद अभी तक नहीं हुआ, लेकिन मैप पर मैं याद करवा दूंगा। अब देखिए होता क्या है, अमेरिका ने जो है एक इंटरनेशनल फोरम जो है इकोनॉमिक कोऑपरेशन मंच के रूप में बनाने के लिए जो है कुछ स्पेशल कंट्रीज का जो है यूएई, इजराइल, जिनकी आपस में जमती नहीं है, इनको लेकर और एक भारत को लेकर, और इधर खुद मीडिएटर बन करके अमेरिका, यूएई, इजराइल और भारत
माने U2 का मतलब यू से यूएस से, यू से यूए, दो हो गए, ये दो यू हो गए, यू प्लस आई से इजराइल और आई से इंडिया, तो I2, ये दोनों जो है चारों लोग मिल करके एक संगठन बनाते हैं जिसका नाम ITU2 है। मैप पर आप इनका लोकेशन देख सकते हैं कि अगर कभी पूछे कि किस महाद्वीप से है, तो यूरोप से आपके जो है यूएई और इजराइल आपके दिख जाएंगे, और उत्तरी अमेरिका यूएस से है ही है, और भारत तो आप समझिए। ITU2 चार देशों का जो है एक संगठन है, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गठित एक नया समूह है। इसे आर्थिक सहयोग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो है इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन का नाम दिया गया है। यह भी पूछ सकता है कि ITU को किस नाम से जाना जाता है, तो इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन याद रखेंगे इसको। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैप पर शायद आपने नहीं देखा होगा, लेकिन मैप पर देखेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। मैं कहता हूं ग्राफिक्स की मेमोरी 20 गुना तेज होती है आपकी पढ़ने की मेमोरी से। पढ़िए कम, देखिए ज्यादा, इतनी बार देखिए कि याद ही हो जाए वो। फ्रीडम इन एग्जाइल पुस्तक किसकी आत्मकथा है? हुज ऑटोबायोग्राफी इज द बुक फ्रीडम इन एग्जाइल? फ्रीडम इन एग्जाइल आप यहाँ पर देख सकते हैं, दलाई लामा की पुस्तक है। पुस्तक की तरफ आप यहाँ देखिए, दलाई लामा साहब बैठे हैं, तिब्बती धर्मगुरु, जिन्हें तिब्बत द्वारा से भगाकर यहाँ पर जम्मू कश्मीर में इन्होंने जो है लद्दाख में अपना बनाया हुआ है ठिकाना। यह पुस्तक हार्पर सैन फ्रांसिस्को द्वारा 1 अगस्त 1991 को प्रकाशित की गई। दलाई लामा का मानना है कि तिब्बती बौद्धों को जो है अवलोकितेश्वरा तथा आविर्भाव दया बोधिसत्व और तिब्बत के संरक्षक संत के रूप में जाना जाता है। मतलब ये बौद्ध धर्म से संबंधित टर्म्स है, तो दलाई लामा से संबंधित पुस्तक है। फिलहाल आप इतना ही इसमें ध्यान रखेंगे, यहीं से आपका काम बन जाएगा। अनावश्यक जो कुछ डेटा जो है एडिटर हमारी टीम जो है कुछ एक्स्ट्रा डाल देती है, लेकिन उससे बहुत मतलब नहीं। मेन आपको यहाँ पर फ्रीडम इन एग्जाइल दलाई लामा की पुस्तक है, किसी शिफ्ट में रिपीट जरूर करेगा। कुछ पुरानी पुस्तकें दोस्तों जरूर याद रखिएगा, जैसे APJ अब्दुल कलाम साहब की पुस्तकें, डिस्कवरी ऑफ इंडिया याद रखिए लीजिएगा, है ना, इंडिया बिंग्स याद रखिएगा। ये सब पुस्तकें पूछी जाती हैं बार बार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में कौन सी जल संधि है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैप पर समझिएगा। विच इज द स्ट्रेट बिटवीन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड? तो कौन सी है? तो पहले तो समझिए 10 डिग्री चैनल है। अगर बात करें तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है। जो भूमध्य रेखा के ऊपर जो है 10 डिग्री रेखा स्थित है। देखिए यहाँ पर यह आपका अंडमान ऊपर आपको दिख जाएगा, लिटिल अंडमान यहाँ पर है, और कार निकोबार है, निकोबार वाला द्वीप। इन दोनों के बीच में 10 डिग्री चैनल है, यही जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। इसको जरा सा याद रखेंगे। अब इसमें कुछ और प्रश्न जैसे क्या बन सकते हैं, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। थोड़ा इमेज क्लियर नहीं मिल पाया, लेकिन काम चलाएगा इसी से। 9 डिग्री में लक्षद्वीप का जो है कोरल आइलैंड जिसको है, और मिनिकॉय आइलैंड के बीच में 9 डिग्री है, और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री है। तो 9, 8 और 10 डिग्री, और 8 10 डिग्री की बात करें तो अंडमान और निकोबार में 10 डिग्री जो प्रश्न पूछ चुका है। तो अगला SSC का कदम होगा 9 डिग्री और 8 डिग्री की तरफ आगे बढ़े। याद रखिए दोस्तों, थोड़ा सा संघर्ष कर लीजिए। वीडियो बोरिंग अगर लगे तो भी मैं कहूंगा इसे देख लीजिए। यह बोरिंग वीडियो आपकी सफलता की कुंजी है और कुछ नहीं। थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। जो मेहनत आज आपको कष्ट दे रही है, दर्द दे रही है, यही कल आपकी सफलता की ताकत बनेगी, यह जान लीजिए। बिना मेहनत कुछ मिलने वाला नहीं है दोस्तों। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? व्हाट इज आर्टिकल 17 रिलेटेड टू? अब समझिए, 14, 15, 16, 17, 18 में रोज बताता हूं, हर दिन अलग अलग। पिछली बार SSC GD में SSC ने अनुच्छेद 19 को पकड़ा था। इस बार समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से जो है 18 को पकड़ लिया है। यहां से एक नंबर रोज पूछ रहा है। तो अनुच्छेद 17 की बात करें तो अस्पृश्यता उन्मूलन कानून है, लेकिन अनुच्छेद 14 कान विधि की समझ समानता, 15 धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं, 16 समान अवसर सभी को नौकरी में, 17 देख लिया आपने, 18 उपाधियों का अंत से संबंधित है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से एक नंबर जरूर आपको मिल सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? जो है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में कितनी भाषाएं हैं जो है। अब समझिए, भाषाओं का पूरा क्रम जब संविधान बनता है तो 8वीं अनुसूची में जो है हमारे कुल भाषाओं की बात करें तो उस समय जो है 14 भाषाएं थी। लेकिन अब समझिए यहाँ पर होता क्या है, इसके बाद 1967 में 21वां संविधान संशोधन द्वारा इसमें 8वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। 21वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाषाओं की सूची में सिंधी को इसमें प्लस जो है 1 किया जाता है, सिंधी को जोड़ा जाता है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो भारतीय संविधान में जो है
भाग 17 की बात करें, भाग 17 आधिकारिक भाषाओं का अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक संबंधित है और मूल रूप से 14 भाषाएं मैंने बताए, लेकिन बाद में कई संशोधन किए जाते हैं। 21वां संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची आपने देख लिया, सिंधी जोड़ी जाती है। तथा इसके बाद 71वां संविधान संशोधन, इसको मैं एक बार क्रम से आपको दिखाता हूं तब आप समझ पाएंगे बेटर। पहले कौन सा होता है दोस्तों, 21वां संविधान संशोधन होता है, इससे एक भाषा जोड़ी जाती है सिंधी, याद रखिएगा। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन होता है, इससे आपकी जो है 3 भाषा कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नमक ट्रिक आपने सुना होगा, नमक 92 में जो है 71वें संविधान संशोधन से जोड़ी जाती है। नमक वाला ट्रिक जो आपने कई बार पढ़ा भी होगा, कई टीचर से इसको सुना होगा। इसके बाद 21 और 71 जोड़ेंगे तो आएगा 92, होगा कि नहीं, देखिए 1 1 2 और 7 2 9, तो 92वां संविधान संशोधन से बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी जाती है। 2003 में 92वां संविधान संशोधन द्वारा सभी भाषाओं को मिलाकर 22 भाषाएं हो जाती हैं। हिंदी भाषा का अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली जाती है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। पूरा भाषाओं से बनने वाला सारा प्रश्न दोस्तों, अगर मैं समझाने में असफल रहा हूं तो आप स्क्रीन को देख करके एक बार पढ़ लीजिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। वैसे मुझे विश्वास है कि मैंने काफी सरलतम बताने की कोशिश किया था। 21, 71 और 92, 21 71 जोड़ देंगे 92 आ जाएगा। एक सब 1 1 है, देखिए एक ही का आंकड़ा है। 21 में एक जोड़ी गई थी सिंधी, 71 में जो है नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और 92 में जो है बोडो, डोंगरी, मैथिली। ब से 92, ब से बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था, इन विच कोर्ट डिड ह्वेनसांग केम। तो ह्वेनसांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। कुछ इस प्रकार हालत अपनी बना करके ह्वेनसांग। अब एक प्रश्न और पूछता है, मेगस्थनीज किसके समय में आया था, तो यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी प्रमुख पुस्तक इंडिका थी मेगस्थनीज की। अगर आज ह्वेनसांग पूछ दिया है तो आने वाले शिफ्ट में मेगस्थनीज आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। बंगाल विभाजन का आधिकारिक कारण क्या था, व्हाट वाज द ऑफिशियल रीजन फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। आधिकारिक कारण तो इन्होंने झूठ बोला अंग्रेजों ने कि प्रशासनिक सुविधाएं थी, लेकिन असल में इन चोरों का काम लूटना था भारत को और बंगाल को भी, क्योंकि बंगाल से जो है पूरा कार्यक्रम संचालित कर रहे थे। तो बंगाल विभाजन 1905 में जो है हुआ था, जिसका काफी विरोध भी हुआ। आपने स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग आंदोलन देखा होगा। तो 1905 में करजन ने बंगाल विभाजन कर दिया, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश की गई थी। सीधा सीधा समझ लीजिए, बंगाल विभाजन के समय में पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल बनाना का। लेकिन भाई जो डेटा है उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। उस समय बंगाल जो है ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, इसे बिहार और उड़ीसा के कुछ हिस्से शामिल थे। बिल्कुल सही बात है। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बंगाल विभाजन पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में भी विभाजित हो जाता है दोस्तों। कुछ जो है हिंदू मुस्लिमों को अलग अलग, मतलब जिधर हिंदू ज्यादा थे उनको अलग, मुस्लिमों को अलग करके इनको लड़ा करके इन पर शासन करने की कोशिश की गई थी अंग्रेजों द्वारा। शायद नेताओं द्वारा आज भी वैसा किया जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो लेकिन तर्क देते हैं कि हम प्रशासनिक कारण से बांट रहे हैं। कोई प्रशासनिक कारण नहीं था, चोर थे, चोरी के कारण से बांट रहे थे। प्रशासनिक सुविधा का क्या मतलब था, इस सुविधा का प्रतिनिधित्व करता था, कुछ स्पष्ट नहीं कर पाए। स्पष्ट रूप से ब्रिटिश अधिकारियों और व्यापारियों के हितों में घनिष्ठ रूप से जुड़ा था, मतलब उनका लाभ हो, बस यही मतलब था। मुख्य रूप से ब्रिटिश का मकसद जो था बंगाली राजनेताओं के प्रभाव को कम करना, जो उनके खिलाफ आंदोलन चलाया जा रहा था उसी को दबाने का मकसद था। हिंदू मुस्लिम एक ना हो, एक साथ लड़े ना, इनको अलग अलग करो। जब मुसलमान आंदोलन करें तो हिंदुओं को इनसे लड़ा के खड़ा कर दो, हिंदुओं को इनके खिलाफ, मतलब यही की तलवार को यही की तलवार से लड़वाओ, हम दूर बैठ के तमाशा देखें। ये अंग्रेजों की नीति थी, आप जानते हैं। कांग्रेस के सभी वर्गों ने, नरमपंथी, चरमपंथी जैसे सबने इसका विरोध किया था दोस्तों। यह बंगाल विभाजन था। राखी का पर्व वगैरह रविन्द्रनाथ टैगोर वगैरह ने मनवाया था, आपने इसको पढ़ा भी होगा। यहां से प्रश्न बनेगा। गेहूं की फसल के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है, विच इज द बेस्ट सॉइल फॉर द व्हीट क्रॉप। गेहूं की फसल के लिए दोमट बलुई, बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। लेकिन गेहूं तो पूछ दिया। चावल के फसल के लिए गाद मिट्टी, गाद मिट्टी जिसमें मतलब नमी की मात्रा और टेम्परेचर जिसका अच्छा हो, गाद मिट्टी। चिकनी मिट्टी चावल की फसल के लिए, जहां पानी का जमाव खूब हो वही चावल होगा। चना के लिए हल्की दोमट मिट्टी की आवश्यकता है। कपास काली मिट्टी में होती है। सरसों बलुई मिट्टी में होती है। और यह खेत किसका है, गांव के रहने वाले कमेंट करके बताएंगे। बेहतरीन नजारा कहाँ का है, जहां पहुंचते ही आपकी मोबाइल निकलती है और सेल्फी खींचना चालू हो जाता है। ऐसा नजारा प्रकृति का केवल सरसों की खेती में ही देखा जा सकता है। आप जो है कमेंट करिए कैसा लगा आपको।
नीति आयोग की रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग रहते हैं। अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग रिपोर्ट 2011, हाउ मेनी पीपुल लिव बिलो द पॉवर्टी लेवल इन इंडिया। तो इसको समझिएगा कितने लोग रहते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट की बात करें तो 25%, यह कहता है कि 25% भारत की रेखा जो है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। 25% मतलब हर 4 में से एक व्यक्ति गरीब है, यह नीति आयोग का कहना है। 1 जनवरी 2015 को जो है इसका नाम बदल करके नीति योजना आयोग का नाम बदल कर नीति आयोग कर दिया गया, आप जानते ही हैं। परमेश्वर अय्यर और ये जो है इसके जो है अध्यक्ष थे, अब बदल गए, इनको जरा आप देख लीजिएगा, ये तो पुराने डेटा पड़ा हुआ है यहाँ पर बात। लेकिन फिलहाल इतना समझेंगे कि हर 4 में से एक व्यक्ति गरीब था, यह नीति आयोग का कहना है। महेंद्र सिंह धोनी किस उपनाम से जाने जाते हैं, बाय विच निकनेम महेंद्र सिंह धोनी नोन। तो अब ये तो बहुत मजेदार आपके लिए क्वेश्चन पूछ दिया था, आपने सबने सही किया होगा, मुझे पूरा विश्वास है, माही या कैप्टन कूल। लेकिन दोस्तों टफ भी हो सकता है, आने वाली शिफ्ट में इनमें से कोई पूछ सकता है, जैसे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को, मेजर ध्यानचंद साहब खेल दिवस जिनके जन्मदिन पर मनाया जाता है, हॉकी के जादूगर को 29 अगस्त, पीटी उषा उड़न परी या जो है पायली एक्सप्रेस बोलते हैं, सौरभ गांगुली को दादा बोलते हैं, मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख बोलते हैं, शोएब अख्तर रावलपिंडी एक्सप्रेस तथा हरभजन सिंह टर्मिनेटर बोला जाता है, महेंद्र सिंह धोनी माही। और धोनी साहब को जो है क्या कर रहे हैं, जरा सा आप लोग कमेंट करके बताइए क्या हाल है इनकी। बाकी तो आप लोग आईपीएल से जुड़े हैं, हम आनंद ले रहे हैं। यह आईपीएल और एसएससी एग्जाम तोबा इनका अलग ही कनेक्शन है, एक तरफ एसएससी का एग्जाम, दूसरी तरफ आईपीएल। पढ़ाई करे कि क्रिकेट देखे, लेकिन दोस्तों मैं यही सजेशन दूंगा कि क्रिकेट थोड़ा बहुत देखिए, लेकिन पढ़ाई को ना छोड़िए। यह पढ़ाई ही आपको आगे भी पूरे जीवन बैठकर आनंद से क्रिकेट देखें, ऐसा मौका सिर्फ पढ़ाई और नौकरी ही दे सकती है। चलिए, केलुचरण महापात्र किस नृत्य से संबंधित है। केलुचरण महापात्र इज एसोसिएटेड विच डांस। तो केलुचरण महापात्र का डांस आप देखिए, आनंद उठाइए, मुझे पता है आपको आनंद इसमें जरूर आ रहा होगा। ओडिसी नृत्य से संबंधित है, प्राचीन एक शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति भारत के राज्य उड़ीसा में हुई थी। प्रमुख नर्तक की बात करें तो केलुचरण तो पूछ ही दिया है, सुजाता महापात्र, केलुचरण महापात्र, रविकांत महापात्र, मतलब महापात्र वाली बात है तो उड़ीसा, ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न क्या पूछ सकता है कि भरतनाट्यम के रुक्मिणी देवी अरुणडेल, बाला सरस्वती जो पूछा था, पद्म सुब्रमण्यम पूछेगा, कुचिपुड़ी, शोभा नायडू, राजा राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, अरुणिमा कुमार, ये सब इंपॉर्टेंट है। सत्रिया की बात करें तो श्रीमंत शंकर देव आदि जो है, रंजू मोनी, ये सब इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार इनको देख लीजिए, यहां से प्रश्न पूछेगा। नृत्य अब नहीं पूछ रहा राज्य वाला, अब यह पूछ रहा है यह व्यक्ति किस नृत्य से संबंधित है। सपेरा नृत्य को राजस्थान में आमतौर पर किस नाम से जाना, कुछ ये प्रश्न कंप्लीट नहीं मिला, मैंने ऐसे डाल दिया जो है, बाय व्हाट अदर नेम इज द स्नेक चार्मर डांस नोन इन राजस्थान। तो कालबेलिया नृत्य के नाम से जाना जाता है, यह भी ध्यान रखें, कई बार इसको बताया हूं, इस पर ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है, 42वां संविधान संशोधन, बार बार पूछता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर भाग 4A के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। जब संविधान बना तो उसमें मूल अधिकार तो मिले, लेकिन कर्तव्य हमारे नहीं बताए गए। रूस के संविधान से बाद में इसको लिया जाता है, ध्यान रखेंगे। शुरू में इनकी संख्या 10 थी, लेकिन 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में इनकी संख्या 11 कर दी गई। अब कहेंगे कि एक बढ़ कौन गया, तो अनुच्छेद 21A बढ़ गया दोस्तों, जो कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। यह जो है सर्व शिक्षा अभियान वाला एक बढ़ा, तो अब 11 मौलिक कर्तव्य हमारे बन चुके हैं। सेशन पसंद आ रहा हो, एक ग्रुप है, ज्वाइन करिए, यहाँ PDF पढ़ जाएगी आपकी, पिछले शिफ्ट की पढ़ी होगी, आज की भी पढ़ जाएगी जो है शाम तक आपकी। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो कुछ ग्रुप्स में शेयर करिए, लाइक कमेंट और शेयर। अच्छा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका सब्सक्रिप्शन वाले महत्वपूर्ण है। कंटेंट से कोई समझौता नहीं, कम सब्सक्राइबर कम व्यूअर्स, छोटा चैनल लेकिन कंटेंट दमदार, किसी बड़े यूट्यूब चैनल दावा करता हूं, बहुत बड़ी बात नहीं, आप ही सबके सहारे मैं काम कर रहा हूं, लेकिन इतना जरूर आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि किसी भी बड़े यूट्यूब चैनल से कम कंटेंट देने की कोशिश हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी पूरी टीम जो है सेलेक्टेड है, कोई पुलिस में कोई टीचर में, हम लोग मिलकर इन कंटेंट्स को तैयार करते हैं, इन कंटेंट्स को एक दूसरे से शेयर करके, एक दूसरे से डिस्कस करके तब आप तक पहुंचाते हैं। थोड़ा वीडियो में देर हो जाती है, लेकिन वीडियो मिलेगी रेगुलर आपको। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।